So this would be the lecture 5 of this series, Governance and Public Policy. इसमें we need to discuss the institutional framework of पाकिस्तान के पाकिस्तान का जो institutional framework है वो उसकी hierarchy कैसे बनी हुई है. So when we talk about the policy organization, अगर top notch का हम जिक्र करें तो we say कि it stands on two principal secretariat. एक आपका प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट होता है एंड द सेकंड इज पीएम सेक्रेटेरिएट जिसमें आपका पीएम उसकी कैबिनेट आ जाती है एज एग्जेक्टिव. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट एग्जेक्टिव रियली इज. ये वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट या ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे होते हैं, राइट. प्रेसिडेंट क्या करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. कोई भी बिल या कोई भी ऑर्डिनेंस आता है उसका काम है जस्ट साइन करना, राइट. सो प्रेसिडेंट एक्चुअली नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, जिसने काम सिर्फ पीएम की एडवाइस एक्सेंट पे ही करना है कि बस उसने साइन करना है जो बिल्स वगैरह आते हैं, राइट. अगर कोई क्वेरी वगैरह होती है तो उसे रिटर्न करता है, फिर वो उसमें चेंजेस वगैरह करके दोबारा भेज देते हैं. सो मेन इज द पीएम सेक्रेटेरिएट. फिर पीएम सेक्रेटेरिएट में वी सेट के पीएम होता है और उसकी कैबिनेट होती है. कैबिनेट मतलब काबीना. काबीना के अंदर उसके मिनिस्टर्स होते हैं, राइट. पीएम और मिनिस्टर मिला के बनाते हैं अपनी एक कैबिनेट, राइट. सो कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के होते हैं, लाइक पेट्रोलियम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या जितने भी आपके मिनिस्टर्स, इंटीरियर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे आपकी कैबिनेट के अंदर आ जाते हैं. देन वी टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर का एक पीएस होता है जिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहा जाता है जो सारे मामलात हेड करता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री आगे हम डिस्कस करते हैं. सो ही इज़ द फंक्शनल हेड. सेक्रेटरी हमेशा एक फंक्शनल हेड होता है, राइट. देन कुछ डिविजन्स होती हैं, लाइक द मिनिस्ट्रीज देयर आर डिविजन्स एज वेल. सो आपका पीएम का सेक्रेटेरिएट इनको हेड कर रहा होता है एक्चुअली, कि जो भी इश्यूज होते हैं लाइक आपके पॉलिसी के वो इस तरह से आते हैं, ठीक है. एंड प्रेसिडेंट, व्हाट प्रेसिडेंट हैज टू डू, ही हैज टू साइन, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. अब पीएम ऑफिस की बात करें, वी से कि पीएम एक्चुअली चीफ एग्जीक्यूटिव होता है आपकी फेडरेशन का. हम पाकिस्तान की बात करें सो ही वुड बी कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. क्यों पावर हाउस होगा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का? कि वही रूलिंग पार्टी है आपकी जो अपना मैनिफेस्टो पब्लिक से जीत के आई है, पब्लिक की वोट्स पे आई है. सो पॉलिसी डायरेक्शन उस रूलिंग पार्टी का मैनिफेस्टो या मंशूर कहलाएगा, कि जो ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस इसने आवाम को कहा था कि मैं ये चीज़ सस्ती करूंगा, वो चीज़ करूंगा, ये पॉलिसीज अपनाऊंगा, तो पब्लिक ने उन्हें वोट दिया एंड नाउ इट बिकम अ पॉलिसी डायरेक्शन. तभी इसे पावर हाउस कहते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का, क्योंकि सारे डिसीशंस वहीं से आते हैं. हमारा पाकिस्तान का सिस्टम कहलाता है वेस्टमिंस्टर सिस्टम, बिकॉज वी हैव बीन द ब्रिटिश कॉलोनी फॉर टाइम. तो हमने वही सिस्टम उनसे अडॉप्ट किया हुआ है. सर फेडरल कैबिनेट की बात की जाए तो हम कहते हैं जी फेडरल कैबिनेट में आपके मिनिस्टर्स आते हैं जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैं. वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली टू द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली. सेनेट की बात की जाए तो वी से सेनेट इज द अपर हाउस, ठीक है. और आपकी जो नेशनल असेंबली होती है उसे हम कहते हैं लोअर हाउस. अब नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन होती है. दैट मीन्स कि इफ पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पंजाब के मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ज़्यादा होंगे. अगर केपी एंड बलूचिस्तान की पॉपुलेशन कम है तो उनके एमएनएस कम होंगे, राइट. तो इट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, राइट. सेनेट की बात की जाए तो इसमें जितने भी हमारे फेडरेटिंग यूनिट है इंक्लूडिंग सिंध, पंजाब, केपी एंड बलूचिस्तान, उनके इक्वल मेंबर्स होंगे. 24 से 25 मेंबर होते हैं लेकिन सबके बराबर होते हैं, राइट. सो आपकी जो काबीना बनती है या मिनिस्टर्स बनते हैं तो वो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं पार्लियामेंट. सो 11% ऑफ द टोटल मेंबर, इन दोनों के मेंबर्स मिला के उनका 11% बनता है. वी से कि टोटल मेंबर्स आर 336. दोनों के मेंबर्स जो हैं, हमारी सेनेट की स्ट्रेंथ और हमारी नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ दोनों मिला के 100 सेनेट की स्ट्रेंथ है और 236 हमारी स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली की. सो वी से कि 336 इन टोटल नंबर है हमारे पास. इन 336 का 11% जो होगा वो हम अपनी कैबिनेट बना सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बना सकता है, ठीक है. इसमें मैंडेटरी है कि 25% ऑफ जो हों वो सेनेट से आए, बाकी 75% नेशनल असेंबली से बन सकते हैं. सो दिस वुड बी द लिमिट ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट.
फिर ये लोग क्या करते हैं, एक फेडरल कैबिनेट जो होती है जिसको पीएम हेड करता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है सबको, इनको सेनेट और नेशनल असेंबली को जवाबदेह होती है। स्ट्रेंथ मैंने बता दी कितनी बनती है, और वो करते क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। वाई इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट? बिकॉज ऊपर हमने ये बात की कि जिस प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट होता है, साइन वो करता है, फाइनल अथॉरिटी वो कहलाती है, बट चीफ एग्जीक्यूटिव इज पीएम। फिर आ जाता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। व्हाट इज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट? ऑब्वियस है, काउंसिल है कुछ लोगों की, ठीक है। अब आपका जो कानून बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये होता है कि देयर आर सम लिस्ट, कुछ लिस्ट होती हैं जो पावर्स की लिस्ट होती हैं, कि ये पावर किन के पास जाएगा, ये पावर किसके पास जाएगा, और ये पावर किसके पास जाएगा। लेट सपोज वी से कि एक है फेडरलिस्ट, ठीक है, एक है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, बाकी होते हैं रेजिड्यूरी पावर। फेडरल लिस्ट के अंदर जो जो पावर्स आएंगे, वो पावर्स किसके पास होंगे, फेडरल मिनिस्ट्री के पास होंगे, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि बाकी जो पावर हैं उन पे फेडरल और प्रोविंसेस आपस में कनकरेंट, मतलब मुशावरत से काम करेंगे, कंसेंट से काम करेंगे, इन दोनों के बीच में रहेंगे, ठीक है। रेजिड्यूरी पावर का मतलब है कि जो बाकी पावर बच जाते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बाकी पावर सारे के सारे प्रोविंसेस के पास चले जाएंगे। सो इन लिस्ट के अंदर जो पावर्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई पुलिस किसके पास है, ठीक है, डिफेंस किसके पास है, वाटर एंड सैनिटेशन किसके पास है, इलेक्ट्रिसिटी किसके पास है, एनर्जी किसके पास है, तो इन लिस्टों के अंदर ये चीज़ें होती हैं। देन वी सी के फेडरल लिस्ट के अंदर लेट्स सपोज एक रेलवे, तो आप देखेंगे रेलवे किसके पास होगा, ऑब्वियस फेडरल के पास होगा। पुलिस की बात करेंगे तो वी से कि पुलिस रेजिडरी पावर है। तो हम इस तरीके से उस लिस्ट को अगर चेक कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है, तो हमें पता लग जाता है फेडरल लिस्ट में कौन कौन से पावर फेडरल को हैं, रेजिडरी पावर कौन कौन से हैं, कॉन्करेंट जो पावर होंगे जो कि दोनों के बीच में होंगे, तो उन पावर्स को डिस्कस करने के लिए वी से कि देयर इज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसके अंदर आपका पीएम होता है, चारों सूबों के सीएम होते हैं, तीन मेंबर्स होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के नॉमिनेट किए गए होते हैं। दैट मीन्स देयर आर 8 मेंबर्स इन टोटल। ये बैठते हैं, सीसीआई की मीटिंग होती है। सीसीआई की मीटिंग कब होती है, क्वार्टरली मीटिंग होती है, मतलब हर 3 महीने के बाद इस मीटिंग ने बैठना है। फिर जो भी मसले होते हैं जो कॉन्करेंट या इंटर प्रोविंशियल मैटर आपस के होते हैं, उनको रेगुलेट, सुपरविजन या जो भी कंट्रोल का इशू है उस पर डील करते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं, वी टॉक अबाउट वाटर इशू बिटवीन द प्रोविंसेस, तो इसका मतलब है कि वाटर इशू है तो वो किस में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा। तभी वो लोग बार बार डिमांड करते हैं कि सीसीआई की मीटिंग बुलाओ, सीसीआई की मीटिंग बुलाओ। जो सीसीआई की मीटिंग होगी वो कोई भी इशू टेकअप करेगी, टेक करके उसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो देगी बिटवीन दीज 8 मेंबर्स, ठीक है। चारों प्रोविंसेस के सीएम होंगे, पीएम होगा हेड करेगा, एंड 3 मेंबर्स होंगे फेडरल गवर्नमेंट। ड्यूरेशन क्या होगा, वी टॉक के क्वार्टरली मीटिंग्स होंगी। मसले कौन से होंगे, जो कॉन्करेंट इश्यूज हैं लाइक द इंटर प्रोविंशियल मैटर। देन कम द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये आपकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का मतलब, इकोनॉमी की बात आती है, दैट मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी, वो इस एनईसी के अंदर आएगी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर आएगी, कि जो भी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे वो इस एनईसी के अंडर होंगे। इसमें आपके पीएम होगा और उसके 4 नॉमिनीज होंगे, जिन 4 बंदों को वो नॉमिनेट करेगा। फिर सीएम्स होंगे चारों सूबों के, और हर सीएम अपना अपना एक नॉमिनी लाएगा। दैट मीन्स 4 सीएम्स प्लस देयर 4 नॉमिनीज, एक एक इनका नॉमिनी, 1 पीएम एंड हिज 4 नॉमिनीज, दैट मेक्स 8 ये, 5 ये, 13 मेंबर्स की एनईसी होगी, राइट। अब इस एनईसी की मीटिंग्स साल में 2 बार होती हैं, और आपकी जितनी भी डेवलपमेंट कंडीशन है मुल्क की, या जितने भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक मैटर्स हैं या एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उसके ऊपर इनकी डिस्कशन या रिव्यू वगैरह के लिए ये लोग मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे। इससे होगा कि आपके सूबों के अंदर बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए और रीजनल इक्विटी हो, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, दिस डिटरमाइन के चारों सूबों के बीच में बैलेंस डेवलपमेंट हो और रीजनल इक्विटी हो, राइट। सो देन वी कम टू मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन, जिसका हमने ऊपर भी जिक्र किया। तो पीएम की कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स आ जाते हैं जो हेड करते हैं, डिवीजन आर हेडेड बाय सेक्रेटरीज। सो डिवीजन एक सेल्फ कंटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, कि जो भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट का बिजनेस होता है उसे एक सेक्रेटरी हेड करता है, राइट। मिनिस्ट्री की बात करें तो वो भी एक डिवीजन या ग्रुप ऑफ डिवीजन कहते हैं, जिसको हेड करने वाला कोई मिनिस्टर होता है, ठीक। ये मिनिस्टर्स होते हैं, दोज आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
सेक्रेटरीज होते हैं, दोज आर नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है। सेक्रेटरी आपका फंक्शनल हेड होता है किसी भी डिवीजन या मिनिस्ट्री का, जो कि एक मिनिस्टर को हेल्प करता है एंड असिस्ट करता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में या प्रपोजल जो देने होते हैं उन्हें प्रपोजल को कैबिनेट में सबमिट करवाने के लिए। और देन पॉलिसी एग्जीक्यूशन के लिए भी हमें इन नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ती है, जो कि फंक्शनल हेड होते हैं, कि फंक्शनल लेवल पे हमारे काम आते हैं। राइट। कि वो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ के। मिनिस्टर्स आर ऑब्वियसली इलेक्टेड, तो उनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है आपस में। देन वी टॉक अबाउट द प्लानिंग कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंडर आता है। प्लानिंग कमीशन मतलब जो भी आपकी प्लानिंग होती है एंड एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो इस प्लानिंग कमीशन के थ्रू या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इस प्रोसेस से होके गुजरती है। कि जो भी आप प्लान प्रिपेयर करते हो, कौमी सतह पे नेशनल प्लान की बात करते हो, उसकी टाइमली असेसमेंट और उसकी टाइमली कोऑर्डिनेशन के, जो प्लान्स हम बना रहे हैं उसकी एडवाइस, वॉच एंड एवेल्युएशन इस प्लानिंग कमीशन के अंडर होती है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने विजन 2025 बनाया हुआ है। अभी रिसेंट हमने देखा कि उड़ान पाकिस्तान का इनिशिएटिव लिया हुआ है, या 5 ईयर प्लान बनाते हैं या 10 ईयर प्लान बनाते हैं। तो व्हाट वी से कि हमें इन प्लान को बनाना, ये सारा इस प्लानिंग कमीशन के अंडर आता है। अब कोई भी प्लान होता है, वाई दिस प्लान इज मेड फॉर डेवलपमेंट। राइट। अब इस प्लान जो डेवलपमेंट होगी, इधर उसकी फंडिंग फॉरेन होगी या फिर गवर्नमेंट की हमारी डोमेस्टिक फंडिंग होगी। राइट। तो ये जो डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो प्लानिंग होती है, ऑब्वियस उनकी एक वर्थ होगी कि वर्थ का मतलब है कि कोई प्रोजेक्ट होगा वो 10 बिलियन का होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा 1 बिलियन का होगा। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज में वो आते हैं कि लाइक दिस प्लान इज कमिंग, या दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज ऑफ दिस वर्थ 10 बिलियन रुपीज या 2 बिलियन रुपीज। तो फिर उनको उनकी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि अगर कोई प्रोजेक्ट 10 बिलियन या उससे ज़्यादा का है तो उस, ठीक है, वो आएगा आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। एनईसी की हमने बात की थी ऊपर। तो एनईसी की जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, वो इस मैटर को डील करेगी और ओके देगी, ओके रिपोर्ट देगी कि वेदर ये हमने करना है या नहीं। ठीक है। तो वो इसके अंडर आएगा, एनईसी के अंडर आएगा, एक्नेक के अंडर आएगा। ठीक। वो प्रोजेक्ट जिनकी सैंक्शनिंग पावर 10 बिलियन या उससे ज़्यादा हो, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी फॉरेन फंडिंग हो 25% या उससे ज़्यादा। ठीक है। ये दो कंडीशन है। इफ़ द प्रोजेक्ट कम, उसकी वर्थ है 11 बिलियन, तो वो सीधा जाएगा एकनेक के पास। ठीक है। वो किसी और के पास नहीं जाएगा। या एक प्रोजेक्ट है 1 बिलियन का, बट उसमें 25% या इससे ज़्यादा की फंडिंग फॉरेन से आ रही है, तो वो 1 बिलियन वाला प्रोजेक्ट भी एकनेक के पास जाएगा। दैट इज़ द एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अब आ जाता है कोई भी प्रोजेक्ट, इस कंडीशन को याद रखना है, दिस कंडीशन डज नॉट डिटरमाइन कि कितने का प्रोजेक्ट है। ठीक है। वो 25% जैसे ज़्यादा होगा तो डायरेक्ट एकनेक के पास चला है। अब कोई प्रोजेक्ट या डेवलपिंग स्कीम जो 2 से 10 बिलियन के बीच आती है, तो वो किसके पास आएगी? सेंट्रल डेवलपिंग वर्किंग पार्टी के पास। फिर इसी तरीके से दैट इज प्रोविंशियल। ठीक। कि कोई भी डेवलपिंग स्कीम 2 बिलियन तक की होगी, तो वो किसके पास जाएगी? डायरेक्ट आपकी पीडीडब्ल्यू पीडीडब्ल्यू के पास, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के पास, जो भी आपकी डेवलपिंग स्कीम 2 बिलियन की होगी। फिर आता है DDWP, डिपार्टमेंटल डेवलपिंग वर्किंग पार्टी। कि जो भी आपकी डेवलपिंग स्कीम 60 मिलियन से 2 बिलियन तक की होगी, वो फिर जाएगी आपकी इस DDWB के पास। ठीक है। बट अगेन अगर इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी फंडिंग 25% या से ज़्यादा फॉरेन की होगी, तो वो डायरेक्ट एक्नेक का इख्तियार आ जाता है। देन आपकी डिपार्टमेंट वर्किंग पार्टी आती है कि जो भी आपकी सेल्फ फाइनेंसिंग वाली डेवलपिंग स्कीम होगी जिसकी कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं लेती, तो डेट विल गो टू DWP। राइट। सो ये हमने सेंक्शनिंग पावर की जिक्र किया कि कोई भी डेवलपिंग स्कीम होगी या डेवलपमेंट की स्कीम होगी तो उसका इख्तियार या पावर किसके पास होगा या जाएगा। अब प्रोविंसेस ने अपनी पार्ट, प्रोविंसेस की अपनी है कि सैंक्शनिंग पावर की कुछ प्रोविंस हैं उन्होंने अपना
पावर बनाया हुआ है कि वो प्रोजेक्ट्स जो अपने पंजाब ने अपना सेंक्शनिंग पावर बनाया है CDWP के पास, PDWP वाला, तो ऑब्वियस प्रोविंसेस की आपस में डिफरेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल हेयर, राइट।